हेलो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज है 20 फरवरी 2024 और आज हुआ है बिहार बोर्ड में 10वीं कक्षा वालों का प्रथम पाली में साइंस का एग्ज़ाम पेपर। और इसमें पूछे गए थे 1 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 80 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बारी बारी से सभी क्वेश्चनों का सलूशन कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो आप सभी को मालूम था कि जीन शब्द जो प्रस्तुत किया था ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रस्तुत किया था। आपके मॉडल पेपर में भी दिया गया था। अगला सवाल है कि इनमें से किसमें विखंडन नहीं होता है। देखिए, द्विखंडन यूग्लिना में भी होता है, अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लेकिन ईस्ट में होता है मुकुलन। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए कि वर्तिका भाग है। देखिए, वर्तिका भाग को हम लोग अंडाशय कहते हैं। अगला सवाल है कि ग्रहणी भाग है। दोस्तों, ग्रहणी भाग को हम लोग ग्रहण करने वाला भाग कौन सा होता है। तब मुख गुहा होता है, जिसके मुख कहते हैं। उसके बाद है कि मनुष्य के नासिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा किस प्रकार का अंग है। तो ये श्वसन अंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया था, श्वसन अंग। उसके बाद में अगला है कि रक्त में शर्करा यानी चीनी का नियंत्रण कौन करता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि रक्त में चीनी का नियंत्रण करने के लिए इंसुलिन हार्मोन सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया था। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो ये तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया था। अगला सवाल है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए कि प्रतिरोधकों को एक संयोजन में एक प्रतिरोधक को हटा देने पर कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो ये ऐसा होता है आपके समानांतर क्रम में। उसके बाद में कहता है कि एक कमरे में 60 वाट और 220 वोल्ट पर 40 वाट और 220 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़े हैं। तो अभियुक्त का शक्ति क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सलूशन कर लीजिएगा, राइट आंसर 10 वाट आएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो V बराबर I² R होता है। कितने स्टूडेंट को लगता है राइट आंसर यहाँ पे V² R होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, यहाँ पे इनमें से सभी दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी फॉर्मूला आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है। तो ये 2 होता है। उसके बाद में कहता है विभवांतर मापा जाता है। देखिए, विभवांतर वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वोल्ट मीटर बराबर एम्पियर प्लस ओम, ये गलत है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद है निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन सा है। देखिए, चालन करने वाला यहाँ पे आपका एल्युमिनियम है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का उपयोग होता है। आप सभी को मालूम होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन करता है। तो ये इंसुलिन करता है, इसे हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो डी में इनमें से सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद में कहता है कि खड़िया का अणुसूत्र क्या होता है। तो हम आप सभी को बताए थे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट खड़िया का भी अणुसूत्र होता है, और ये संगमरमर का भी अणुसूत्र होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है। तो सबसे ज़्यादा जो तन्य धातु होता है वो सोना होता है। उसके बाद है कि पेंटेन, जिसका अणुसूत्र C5H12 है, इसमें संरचनात्मक समावयवी संबंध कितने होंगे। तो ये आपका 4 हो जाएंगे। अगला सवाल को देख लीजिए। कहता है कि यहाँ पे कि अभिक्रियाशील समूह एकल बंधन CO को क्या कहते हैं। तो एल्डिहाइड समूह कहते हैं। हालांकि इसका मूल रूप से जो आंसर होगा वो कीटोन होगा। कीटोन नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। तो यौगिक जल में विलय है। तब तत्व निम्नलिखित में से कौन से हो सकते हैं। तो वह जो तत्व होगा ये कैल्शियम नहीं बल्कि कार्बन हो सकते हैं। उसके बाद में कि मालाचाइट किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों, मालाचाइट जो है ये आपका मैग्नीशियम के अयस्क होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल ये पूछा गया है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया था। उसके बाद है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो आप सभी बता दें कि मैग्नीशियम की संयोजकता 1 होती है।
उसके बाद में कहता है कि लोहे पर जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया था। उसके बाद है कि सिरका निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कली चूना का अनुसूत्र क्या होता है, तो हम आप सभी को बताए थे कि CaO होता है, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। अगला सवाल है कि आयोडीन युक्त नमक क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों NaCl। यहाँ पे राइट आंसर ए और बी दोनों दिया गया है। उसके बाद में कि प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन को देखिए कि कैथोड के किरण में क्या उपस्थित रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया था। उसके बाद में कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में पोषण की मृतजीवी पोषण पाई जाती है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है, तो ये होता है आपका 0। उसके बाद में अगला सवाल में दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस धातु में विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा होता है, तो राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला सवाल है कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है, तो ये उपचयन अभिक्रिया के द्वारा होता है। अगला सवाल को देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैथोड किरण में उपस्थित क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए, यहाँ पे पूछा गया है कि आँख नाक गला के चिकित्सक के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन सा है, तो ये अवतल दर्पण है। उसके बाद है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो वेल्डिंग में इथाइन गैस का उपयोग होता है। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया था कि एल्कीन का समान सूत्र क्या है, तो एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन को देख लीजिए कि आँख नाक तथा गले की जांच करने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करता है, तो वो अवतल दर्पण हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्वच्छ ऊर्जा कौन सा है, तो स्वच्छ ऊर्जा कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस सभी से हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया था। उसके बाद में कि हमारा शरीर कितने pH परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में। उसके बाद में 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। अगला सवाल देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है या m⁻⁻1 होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया था। अगला सवाल है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो ये उत्तल लेंस पाया जाता है। उसके बाद में कहता है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो राइट आंसर अवतल दर्पण होगा। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो उस वस्तु का जो स्थिति होगा मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच में होगा। प्रकाश के किरण मुड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम कहते हैं। उसके बाद में कहता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देख लीजिए कि अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त किया गया प्रतिबिंब क्या होता है, तो ये सीधा होता है। उसके बाद देखिए ये सीधा भी होता है, आभासी भी होता है, वस्तु से छोटा भी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया था। अगला सवाल है कि ZnSO4 प्लस Cu इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में हम आप सभी को बताए थे कि 7 आवर्त तथा 18 वर्ग होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर की ओर जब जाएंगे तो ये जो परमाणु का संख्या का जो आकार है ये परिवर्तित होता रहता है, अर्थात बढ़ते रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जितने भी हमारे PDF में क्वेश्चन मौजूद थे ये सभी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन दिए गए थे। तो 1 से लेकर 80 तक के मिक्स क्वेश्चन इस PDF में डाले गए थे और सभी क्वेश्चनों का सलूशन हम लोग आज की इस वीडियो में कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आज का एग्जाम आपका बहुत बढ़िया गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ही आसान था। जैसे कि पूछा गया था कि pH परास कितने के बीच में, तो आप पाठ्य पुस्तक मॉडल पेपर में भी एक क्वेश्चन दिया गया था कि 7.0 से लेकर 7.8 तक था। और ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र की बात करें तो C6H12O6 होते हैं और यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया था C6H6। तो इसे हम लोग तो बेंजीन अर्थात एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इस प्रकार से बहुत ही इजी तरीके से आपका 10वीं कक्षा के साइंस का पेपर दिया गया था। तो आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हो। आपका इस वीडियो को मिलाने के बाद कितना क्वेश्चनों का आंसर सही आप मार के आए हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।